हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से जुड़े हुए पीवाईक्यू सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ए न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इन नॉट हैविंग द। ये क्वेश्चन जम्मू और कश्मीर 2002 की एग्जाम में आया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि न्यूक्लियोसाइड है वो न्यूक्लियोटाइड से किस तरह अलग होता है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस पूछा है इसमें। तो उनमें न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाया जाता है पेंटोज शुगर पाया जाता है, और नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, और फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक बेस पाया जाता है, और पेंटोज शुगर पाया जाता है। तो सिर्फ पेंटोज शुगर और न्यूक्लियो बेस पाया जाता है तब तो होता है वो न्यूक्लियोसाइड। और जिसके अंदर न्यूक्लिक बेस पाया जाता है और पेंटोज शुगर पाया जाता है और साथ में फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है तो वो होता है न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप है वो न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, न्यूक्लियोसाइड में नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, जो कि उसी एग्जाम जम्मू और कश्मीर की 2002 की एग्जाम में आया हुआ है। इसमें पूछा है कि न्यूक्लिक एसिड कैन बी फ्रेगमेंटेड बाय द एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड है वो फ्रेगमेंटेड कौन से एंजाइम से होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड को कट कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है। तो इसमें पॉलीमरेज है वो उसको कट नहीं करता, उसकी कॉपीज बनाने के काम में आता है। प्रोटीएज है ये भी नहीं होता, और लाइगेजेज भी इसको जोड़ने के काम में आता है। दो जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़े जाते हैं तो वो लाइगेज डीएनए के मॉलिक्यूल तो वो लाइगेज एंजाइम से जोड़े जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है न्यूक्लियेजेज, वो एंजाइम इसमें काम में आता है कट लगाने के लिए। न्यूक्लियेजेज एंजाइम होते हैं जो इसकी न्यूक्लियोटाइड की चैन होती है ना उसको खोलने के काम में आते हैं, फ्रेगमेंटेड करने के। नेक्स्ट दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, वुबल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाई। ये एम्स 2002 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, वुबल हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई थी। तो वुबल हाइपोथेसिस है वो RW होली, खुराना, निरेनबर्ग और क्रिक, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से। तो होली है उन साइंटिस्ट ने भी नहीं दिया, ये खुराना ने भी नहीं दिया, निरेनबर्ग साइंटिस्ट ने भी नहीं दिया, तो ये क्रिक FHC क्रिक साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने दिया था। तो वुबल हाइपोथेसिस होती क्या है, जैसे 2 RNA अणु होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, 2 RNA के मॉलिक्यूल्स, तो उनमें न्यूक्लियोटाइड के बीच में ऐसे बेस पेयर पाए जाते हैं जो वाटसन और क्रिक बेस पेयर रूल्स को फॉलो नहीं करते। वाटसन और क्रिक ने जो DNA का डबल हेलिकल जो मॉडल दिया था तो उन्होंने बेस पेयर के रूल्स दिए थे, तो वो RNA के उस जगह पे लागू नहीं होते हैं। वुबल हाइपोथेसिस में 2 RNA के बीच में, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में ऐसे बेस पेयर भी पाए जाते हैं जो वाटसन क्रिक मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये वुबल हाइपोथेसिस थी और ये FHC क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। अब नेक्स्ट इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ 64 कोडॉन्स 61 कोडॉन्स कोड फॉर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड इट इज कोल्ड। ये AIPMT एग्जाम, अब जैसे नीट की एग्जाम होती है वैसे पहले AIPMT की एग्जाम हुआ करती थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें टोटल कोडॉन्स होते हैं 64, और इसमें 61 कोडॉन है वो सभी भी 20 टाइप के एमिनो एसिड हैं उनको कोड करते हैं। तो ये क्या कहलाता है ये चीज़, इट इज़ कोल्ड। तो ये इसमें पूछा डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, ओवरलैपिंग ऑफ जीन, वुबलिंग ऑफ कोडॉन, यूनिवर्सैलिटी ऑफ कोडॉन। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडॉन। तो डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडॉन क्या होता है कि जैसे एक टाइप के कोडॉन होते हैं ना इसमें, तो वो एक से ज़्यादा टाइप के एमिनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का फीचर हो गया। तो ये इसमें पूछा है कि 61 है वो 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होती है, तो ये डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड होती है। डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड के अंदर जैसे एक एमिनो एसिड को एक से ज़्यादा जो कोडॉन्स होते हैं वो कोड करते हैं। अब नेक्स्ट ही पूछा है इसमें क्वेश्चन नंबर 5, एक्सॉन्स आर द एक्सप्रेशनलेस पार्ट ऑफ DNA, दे एक्सप्रेस टू फॉर्म। एक्सॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं जो इनके अंदर
प्रोटीन बनाने के जो इंफॉर्मेशन है ना वो स्टोर रहती है इनके अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा शुगर, 2 दे रखा लिपिड, 3 ऑप्शन में प्रोटीन दे रखा और 4 में फैटी एसिड दे रखा है। तो इसमें एक्सोन है वो एक्सप्रेशन लेस पार्ट होते हैं डीएनए के। दे एक्सप्रेस टू फॉर्म, वो किसको एक्सप्रेस करने के काम में आते हैं, किस चीज़ को बनाने के लिए एक्सप्रेस होते हैं, वो तो प्रोटीन बनाने के लिए होते हैं। एक्सोन्स में क्या कि प्रोटीन बनाने के कोड है ना वो पाए जाते हैं, तो प्रोटीन बनाने के लिए काम में आती हैं ये चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन सही होगा। इफ ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन ग्रो ऑन मिनिमल मीडियम containing streptomycin, what can be the probable reason for this action? तो इसमें ये पूछा गया है कि एक ऐसा मतलब मीडियम है जिसके अंदर बहुत कम स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना वो मिली हुई है। तो इसमें एक बैक्टीरिया है, वो एक टाइप का बैक्टीरिया है, वो बिल्कुल थोड़ी सी जब स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है ना इसमें, इफ ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन ग्रो ऑन मिनिमल मीडियम containing स्ट्रेप्टोमाइसिन, व्हाट कैन बी द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस एक्शन। तो इसमें ये पूछा गया है कि इसके अंदर जैसे उस जो मीडियम है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा उसके अंदर बहुत थोड़ी अमाउंट के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन है, फिर भी ये बैक्टीरिया उस मीडियम में ग्रो कर जाता है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबल रीजन। इसमें प्रोबेबल रीजन यानी उसका रीजन क्या है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, ये जीन वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया विच डिटॉक्सिफाई द एक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑन ग्रोइंग इन द मीडियम। On growing in the medium, the bacteria acquire the resistant against streptomycin. 3 में दे रखा द सीक्रेट एंजाइम अगेंस्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन। 4 पे दे रखा बैक्टीरिया हैव सेल वॉल डू स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन नॉट वर्क अगेंस्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए जीन वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया के अंदर वो जीन पहले से है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए एक्शन के लिए डिटॉक्सिफाई कर देती है, ये जीन उसमें पहले से मौजूद है जो इसको डिटॉक्सिफाई करेगी, तो इसीलिए वो बैक्टीरिया उस मीडियम में ग्रो कर जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा 1। नेक्स्ट इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव ए कॉम्प्लीमेंट्री एंड पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो इसमें से ये पूछा है कि ये इसमें से कौन सा है जो कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दोनों हैं इसमें। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इसका इसमें 4 तरह की सीक्वेंस दे रखी है इसमें। तो इसकी करेक्ट सीक्वेंस होगी 58080CC3, सेकंड पे दे रखी है इसमें CCGAAT, और थर्ड पे इसमें दे रखी है GAATTC, और 4 पे दे रखी है AGGTTC। तो इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, जब आप उसको उल्टा लिखते हो ना तो सेम वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा, जैसा वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड से एक जैसा लिखा जाएगा, तो वो होती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है ना, आप जब इसकी कोडोन है इनकी इसका जब पेयरिंग करोगे ना तो वो सेम वैसा का वैसा GATTC लिखा है, वैसे दूसरी साइड से जब आप 3 to 5 बेस इसकी डेस्क की तरफ डायरेक्शन की तरफ लिखोगे ना तो ये दोबारा वैसे GATTC लिखा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA विच कैन बी यूज्ड एज वेक्टर इन जीन क्लोनिंग। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है इस चीज़ का। ट्रांसपोजोन्स, इंट्रोन, एक्सोन एंड प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA होता है, और ये जीन क्लोनिंग के लिए वेक्टर के रूप में काम में लिया जाता है, तो प्लाज्मिड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द DNA मल्टीप्लीकेशन या रेप्लीकेशन। ये जो नीचे एंजाइम दे रखे हैं इनमें DNA मल्टीप्लीकेशन या रेप्लीकेशन CPMT 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसमें कौन सा जो एंजाइम है वो DNA मल्टीप्लीकेशन या रेप्लीकेशन के काम में आता है, तो इसमें DNA पॉलीमरेज होता है जो काम में आता है वो। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए एंड आरएनए डिफर बाई, ये BHU 2003 के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। डीएनए और आरएनए हैं वो कैसे डिफर होते हैं एक दूसरे से। तो न्यूक्लिक बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, नंबर ऑफ C एटम्स इन शुगर, नंबर बेसेज एंड शुगर, न्यूक्लिक बेस, नाइट्रोजन बेसेज एंड शुगर, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तो सभी को पता है कि डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। उनमें नाइट्रोजन बेस भी पाए जाते हैं, फॉस्फेट ग्रुप भी पाए जाते हैं और शुगर भी पाई जाती है तीनों। तो नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप दोनों में कॉमन होता है आरएनए और डीएनए में। तो इनमें चेंजेस पाया था नाइट्रोजन बेस और शुगर। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है। और इनमें नाइट्रोजन बेसेज में भी चेंज होता है। आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है जबकि डीएनए के अंदर थायमिन पाया जाता है इसमें। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का 3। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा 3। नाइट्रोजन बेस और शुगर है वो डिफरेंट होती हैं डीएनए और आरएनए में। नेक्स्ट दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 11, ए बैक्टीरियोफेज विद द रेडियो एक्टिव डीएनए एंड प्रोटीन व्हेन इन्फेक्ट्स ए बैक्टीरियम द रेडियो एक्टिविटी इनसाइड द बैक्टीरियम विल बी लोकेटेड। ये तो उड़ीसा G 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक बैक्टीरियोफेज है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट है वो और प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो रेडियो एक्टिविटी है वो बैक्टीरियम के अंदर कहाँ मिलेगी आपको। तो रेडियो एक्टिविटी है वो इन डीएनए में मिलेगी या प्रोटीन में मिलेगी या बोथ इन डीएनए एंड प्रोटीन दोनों में मिलेगी। इन ऑल पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल सभी में मिलेगी। तो रेडियो एक्टिव जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव डीएनए ही रहेगा उसके अंदर जाके, तो वो इन डीएनए मिलेगी। 1 रेडियो एक्टिव डीएनए है वो बैक्टीरियोफेज के अंदर जाके, और बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो वो रेडियो एक्टिव डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा तो वो डीएनए में पाया जाएगा वो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द 4 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस विच फॉर्म द कोड वर्ड्स फॉर डीएनए लैंग्वेज। तो इसमें डीएनए लैंग्वेज यानी कोड वर्ड्स हैं वो कौन सा, केरला पीएमटी में पूछा गया। पीयूटी गलत टाइप हो गया यहाँ पे, केरला 2003 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन नहीं। पहले क्या कि स्टेट वाइज, अभी तो कॉमन एग्जाम कर दिया सभी का, इंट्रेंस एग्जाम। पहले सब स्टेट का अलग पीएमटी का एग्जाम होता था, ऑल इंडिया पीएमटी का अलग होता था, एम्स अपनी एग्जाम अलग से लेता था। अब सभी को कंबाइंड करके ICMR ने नीट का एग्जाम कर दिया इन सभी के लिए। तो इसमें केरला में पूछा गया 2003 में क्वेश्चन है ये। तो डीएनए लैंग्वेज के लिए कौन से कोड वर्ड्स यूज में आते हैं, तो इसमें एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये डीएनए लैंग्वेज होती है। जबकि ये आरएनए लैंग्वेज के लिए पूछे तो इसमें पूछो, इसमें बताया जाएगा AUCG यानी एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स या नेम्स मीन वन एंड द सेम थिंग। तो इसमें जैसे ये पूछा है इसमें, तो ये नाम और इसका ये मीन मतलब है ये दोनों सेम है, ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन दे रखा है। तो जीन पूल और जीनोम दोनों अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, कोडोन और जीन दोनों अलग होते हैं, सिस्ट्रोन और ट्रिपलेट दोनों अलग होते हैं। अब ने इसमें पूछा है 4 पे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग दोनों एक ही होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, डीएनए फिंगरप्रिंट में हम डीएनए को प्रोफाइल ही करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग एक ही चीज़ होती है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा, ये एम्स 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 14, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन इज, ये मणिपाल पीएमटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन, जीन का मॉडर्न कंसेप्ट क्या है। ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम का सेगमेंट यानी टुकड़ा होता है। सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक डीएनए का टुकड़ा होता है। ए फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए की एक ये फंक्शनल
यूनिट होती है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग। ये डीएनए का एक ऐसा पार्ट होता है जो क्रॉसिंग ओवर में कैपेबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसके अंदर मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है, उसको जीन बोला जाता है। ये फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए होती है। ये ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 सही इसमें होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज क्लोवर लीफ मॉडल? इसमें दे रखा है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 टीआरएनए है, ये क्लोवर लीफ मॉडल को फॉलो करता है। क्लोवर लीफ मॉडल दिया था होली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था क्लोवर लीफ मॉडल। तो टीआरएनए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। टीआरएनए है वो क्लोवर लीफ मॉडल को फॉलो करता है। नेक्स्ट दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 16, रिकॉग्निशन सीक्वेंस इन ई कोराइज। ई कोराई के अंदर, ई कोराई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर रिकॉग्निशन सीक्वेंस कौन सी होती है इसमें? तो GATTC, इसमें GGCC और AAGCTT और CDGCAG। ये नाइट्रोजनस बेसेस दे रखे हैं, इनसे पूछिए इनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होती है इसमें इकोराई में। तो इसमें रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है GATTC, गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो क्वेश्चन नंबर 16 में इसका 1 होगा। ये इकोराई ये बहुत सारे जैसे ये प्लाज्मिड होते हैं ना, उनके लिए अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है, उनको हमें याद रखना पड़ता है। तो इकोराई की रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ये ऑप्शन नंबर 1, गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन और साइटोसिन होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, AUG कोड्स फॉर। AUG है वो किसको कोड करता है? तो इसमें वैलिडिटी लिखा गया, सो गलती से ये वैलिन होगा यहाँ पे इसका। तो इसमें पूछा AUG है ना वो किसको कोड करता है, कौन से एमिनो एसिड को AUG है वो कोड करता है? तो इसमें पूछा है वैलिन, हिस्टामिन, फेनाइल एलानिन और मिथियोनिन। तो AUG है वो मिथियोनिन नाम का एमिनो एसिड होता है उसको कोड करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 18, द रिप्रेसर इन केस ऑफ लेक ओपेरॉन विल बाइंड। जो लेक ओपेरॉन के अंदर वो द रिप्रेसर है वो कहाँ पे जुड़ेगा? तो इसमें दे रखा प्रोमोटर साइड, ऑपरेटर साइड, रेगुलर साइड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा, द रिप्रेसर इन केस ऑफ लेक ओपेरॉन विल बाइंड इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज शुगर होती है, जब वो अब्सेंट होती है तो रिप्रेसर है वो लेक एक ओपेरॉन मॉडल के अंदर कहाँ बाइंड होगा? तो इसमें प्रोमोटर साइड, ऑपरेटर साइड, रेगुलर साइड और स्ट्रक्चरल साइड। तो इसमें ये ऑपरेटर साइड पे बाइंड होगा जब लैक्टोज अब्सेंट होगा ना इसमें लेक ओपेरॉन मॉडल के अंदर। तो रिप्रेसर होता है वो ऑपरेटर साइड पे बाइंड होगा इसके। नेक्स्ट दे रखा क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है इसमें उसको आइडेंटिफाई करो। तो AIUI, हिंड, थर्ड, इको, RI, PBr322। तो इसमें प्लाज्मिड होता है वो PBr322 होता है जो कि वेक्टर के रूप में काम में लिया जाता है PBr322। तो ये होता है इसमें प्लाज्मिड। नेक्स्ट दे रखा है इसमें HNRNA। ये हरियाणा PMT 2005 के अंदर पूछा गया है। तो इसमें HNRNA क्या होता है? हेटेरोजीनस RNA होता है। हेटेरोजीनस RNA होता है इसमें, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल RNA होता है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें। जो कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टर होता है जो DNA के लिए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। जब हम DNA से RNA बनाते हैं ना तो प्राइमरी रूप में HNRNA काम में आता है इसमें।
जब हम डीएनए से आरएनए बनाते, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें एचएनआरएनए को हमें जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल आरएनए होता है, ये एचएनआरएनए, तो ये हेटेरोजिनस आरएनए होता है। ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। इससे आगे के क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस की मैं इसमें सीरीज कराऊंगी। नेक्स्ट मैं कल इसी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से जुड़ी हुई क्लास के यही PYQ सीरीज लेके आपके सामने नई क्लास क्वेश्चन सोल्व करूंगी। थैंक यू।